नमस्कार एंड वार्म वेलकम फ्रॉम एग्जैक्टाइज टीम एंड आपका बहुत 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 स्वागत है करंट अफेयर्स के बिल्कुल ही फ्रेश और नए वीडियो में। आज के टॉपिक्स एज यूजुअल आपके सामने, टेबल ऑफ कंटेंट आपके सामने है। नवंबर 8 से 15 के कंटेंट्स आज देखने वाले, करंट अफेयर्स देखने वाले। सबसे पहले फ्रॉम जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से इंफ्रास्ट्रक्चर रेसिलियंस एक्सीलरेटर फंड, ये हम देखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा इसको भी जानने में, क्या है कुछ नया आपको जानने को मिलेगा। फिर दूसरा टॉपिक फ्रॉम जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स, इंडिया फर्स्ट सोवरेन बॉन्ड फ्रेमवर्क। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। क्या होते हैं ये सारी चीजें, क्या है ग्रीन बॉन्ड्स, ब्लू बॉन्ड्स, है ना। तो ये जानने बड़ा मजा आएगा आपको। थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो आपको जानने को मिलेगा इकोनॉमिक्स का एक कंसेप्ट ग्रीन बॉन्ड, है ना, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक से इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर आईबीडीसी, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? साइंस एंड टेक से क्वेश्चंस बनते ही हैं और ऐसे बनते हैं कि आप अगर देखा जाए तो जितने डिफेंस से आ गए, जितने हमारे जो डीआरडीओ वाले हैं एस्पेक्ट्स जो नए नए आते हैं, ठीक है, जो साइंस टेक जो नए नए, ऐसा नहीं कि भैया सोलार कहाँ पर पैनल्स लग रहे हैं नए, है ना, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोलार पैनल्स हैं, ये वो, ये से छोटे नहीं, जो नए इंटरेस्टिंग हो, जो कि जिसका इनोवेशन जो हो, जो इम्पैक्ट करे पूरे इंडिया को, इस टाइप के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। फिर फोर्थ नंबर पर एक इंटरनेशनल न्यूज वाले सेक्शन से हम पढ़ेंगे। ये किस मायने में इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें हम एक तरीके का कानून, एक वे ऑफ थिंकिंग, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं उसे कि एक तरीका बैंकिंग का, क्या वो पाकिस्तान हमारे नेबरहुड कंट्री से है कि पाकिस्तान टू इम्प्लीमेंट इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है क्या है ना, उसके बारे में जानेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है वो भी। और लास्ट आज का करंट अफेयर फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम एक्सपर्ट कमेटी ऑन स्वामित्व स्कीम, ये भी बहुत अच्छा है। काफी अच्छे अच्छे आज के करंट अफेयर से छोटा सा ये वीडियो होगा क्योंकि ज्यादा करंट अफेयर्स नहीं है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। सो आज का सेशन में सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सीलरेटर फंड IRAF। ठीक है, देखिए, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI अनाउंस इंफ्रास्ट्रक्चर रिलायंस एक्सीलरेटर फंड एट इंडिया पवेलियन ऑफ COP27। ठीक है, बिना 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 कोई टाइम वेस्ट करे इसमें डायरेक्टली हम घुसते हैं। सबसे पहली चीज कि व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर रिलायंस एक्सीलरेटर फंड। ठीक है, ये क्या है जरा जान लेते हैं। तो देखिए, ये एक मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड है, ठीक है, जो कि यूनाइटेड नेशंस के मतलब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बना है। और यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ डिजास्टर रिस्क जो कि UNDRR है, इनके सपोर्ट से स्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, मल्टी डोनर, नाम से पता चल रहा है मल्टी डोनर में ये। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है? तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि जो छोटे छोटे टापू होते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज के अंतर्गत आते हैं, वहां पर कोई डिजास्टर आ गया, वहां पर अगर मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, तो उन बेचारे कंट्रीज और उन छोटे छोटे बेचारे जो टापूस पे रहने वाले लोग हैं या वो टापू, वो इतने सक्षम नहीं होते हैं, इतना पैसा नहीं होता है कि वो फिर से रिकवर कर सकें ठीक से। तो इसलिए ये एक इंटरनेशनल एक कम्युनिटी टाइप है, ठीक है, वो इन लोगों को हेल्प करता है बेसिकली, मोटा मोटा ये है। ठीक है, द फंड विल बी मैनेज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड। ओके, चलिए और लेट्स नो सम ऑफ इट्स फीचर्स। तो देखिए, ये एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, जैसा मैंने आपको बताया कि टू डिलीवर इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नेंस। ठीक है, इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, डाइवर्सिफाइड नॉलेज एंड फाइनेंसिंग फॉर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबली, है ना, पूरे ग्लोब में। अभी मैं आपको आगे इसमें ही हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि छोटे छोटे टापूस अभी फिलहाल, यानी कि आइलैंड्स फिलहाल इनकी प्रायोरिटी है। इट हैज बैकिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया भी सपोर्ट कर रहा है, यूनाइटेड किंगडम्स भी कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी, और पूरा यूरोप कर रहा है। ठीक है, इनिशियल फोकस इनका ऑफ दिस फंड विल बी सपोर्टिंग आइलैंड स्टेट्स। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया शुरुआत में, इन पैसिफिक रीजन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहां पर अभी इनका मेन टारगेट कहां है? पैसिफिक रीजन में। ठीक है, ये याद रखिएगा। पैसिफिक रीजन में जितने भी टापूज हैं उनको एक बार दिमाग में आप देख लेना, डाल लेना, मैप में एक बार देख लेना, आपको पता चल जाए पैसिफिक रीजन कहाँ है,
है ना। और वहां पर टापू कौन कौन से इंपॉर्टेंट है तो आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा। मूविंग ऑन, देखो कोलिशन फॉर डिजास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। देखो ये पार्टनरशिप ऑफ नेशनल गवर्नमेंट्स, यूएन एजेंसीज, प्रोग्राम्स, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। लॉन्च इन 2019 यानी 2019 प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने करा था हमारे इंडिया में एट यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट इन न्यूयॉर्क, ठीक है। क्यों? क्योंकि एम करा था, मतलब इनका एम मोटिव था प्रमोट रेसिलियंस ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम टू क्लाइमेट एंड डिजास्टर रिस्क in support of sustainable development, ठीक है। promotes rapid development and resilient infrastructure to respond to SDGs imperatives of expanding universal access to basic सर्विसेज। मतलब कि यार कुछ भी अगर आप कोई आपदा आ जाए या फिर चलिए आपदा नहीं भी है तो ये जो पूरा इन्होंने बनाया है एक पूरा ये तो अगर कोई नहीं भी आई हो सुनामी, कुछ अर्थक्वेक नहीं भी हो, लेकिन उनको ज़रूरत भी होगी, वो बहुत ही पिछड़े हैं और उनको डेवलप होने में थोड़ी भी हेल्प की ज़रूरत है, तो उस वे में भी ये हेल्प करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी सबसे पहला इनका टारगेट रीजन कौन सा है, तो वो पैसिफिक रीजन है। नाउ हमारा आज का दूसरा करंट अफेयर, इंडिया फर्स्ट सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क। तो सबसे पहली चीज तो ग्रीन बॉन्ड क्या है, अगर आपने ये कुछ नहीं है, मोटा मोटा मैं आपको बता दूं। बॉन्ड्स आपने पढ़े इकोनॉमिक्स में, है ना। गवर्नमेंट बॉन्ड्स को इशू करता है ताकि खरीदें और उसको ये सारी चीजें फलाना। ग्रीन बॉन्ड्स क्या है बेसिकली? ग्रीन अधिकांश जहां पर भी आप सुन लो मोस्टली ग्रीन मतलब इन्वायरमेंट, है ना। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए या फिर इन्वायरमेंट से कुछ खपत हो रही हो या ऐसी चीज जितनी भी होती हैं वहां से जो बॉन्ड्स हम निकाल गवर्नमेंट निकालती है और बाकी की कंपनीज वर्ल्ड वाइड जो भी हम गवर्नमेंट इसको करती है तो उसको ग्रीन बॉन्ड बोला जाता है, ठीक है। इसी तरीके से ब्लू बॉन्ड्स भी होते हैं। खैर इसमें हम ब्लू बॉन्ड्स नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जरा सा मैं आपको बता देता हूँ कि भैया ब्लू बॉन्ड्स क्या है। ब्लू बॉन्ड्स, तो ब्लू बॉन्ड्स, ब्लू जहां आ जाए समुद्र, तो समुद्र को बचाने के लिए, समुद्र के अंदर की पदार्थों को बचाने के लिए या फिर समुद्र में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं या वाटर पोल्यूशन टाइप की जो भी, और उनसे जितनी भी प्रॉब्लम्स बाकी ग्राउंड लेवल पे भी पहुंच जाती है उसको ब्लू बॉन्ड्स कहा जाता है, ठीक है। ब्लू बॉन्ड्स मतलब समुद्र से वाली चीज है, सीधी सी बात है। और ग्रीन बॉन्ड्स मतलब इन्वायरमेंट से। एक चीज मैं आपको बता दूं, हर ब्लू बॉन्ड जो है वो ग्रीन बॉन्ड भी होता है, ठीक है। लेकिन हर ग्रीन बॉन्ड ब्लू बॉन्ड नहीं होता है, याद रखना। कभी भी आप पढ़ो, ज्यादा डेप्थ में अभी जाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, याद रख लो, दिमाग में बैठा लो कि हर ब्लू बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड के अंतर्गत आता है। हर ब्लू बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड होता है, लेकिन हर ग्रीन बॉन्ड ब्लू बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए इसको आगे जान लेते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ ग्रीन बॉन्ड के बारे में, जैसा कि हमने पढ़ा। तो देखो ग्रीन बॉन्ड्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय कंपनीज, कंट्रीज, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस टू exclusively fund projects that have positive environmental or climate benefits and provide investors with fixed income payments, ठीक है। सीधी सी बात जो मैंने आपको बताई थी, कहाँ से आ रहा है इन्वायरमेंटल, ओके। दिस इन्वेस्टमेंट्स हैव लोअर कैपिटल कॉस्ट देन रेगुलर बॉन्ड्स, ठीक है। ये एक याद रखने वाली चीज है क्या, कि दिस इन्वेस्टमेंट यानी कि ये इन्वेस्टमेंट्स जो आप करते हैं या जो लोग करेंगे उनका एक लोअर कैपिटल होता है, देन रेगुलर बॉन्ड्स, ठीक है। यानी कैपिटल शुरुआत की जो रकम होती है उसको बोला जाता है। द प्रोजेक्ट्स कैन इंक्लूड रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन एंड ग्रीन बिल्डिंग अमंग अदर्स, ठीक है। क्या क्या हो सकता है? रिन्यूएबल एनर्जी, कितनी सारी रिन्यूएबल एनर्जी होती है ना। क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, है ना, ये क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, ग्रीन बिल्डिंग्स अमंग सिक्स। चलो अब व्हाट व्हाट इज सोवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क, अब इसको जान लेते हैं। मुद्दा ग्रीन बॉन्ड समझ में आ गया। अब सोवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क क्या है, तो देखो, सो द फ्रेमवर्क स्टेट दैट द पेमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, ठीक है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऑन ग्रीन बॉन्ड्स विल नॉट रिलाई ऑन एलिजिबल प्रोजेक्ट्स परफॉर्मेंस, देयरफॉर द इन्वेस्टर विल नॉट बी। देखो सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, इनका जो प्रॉफिट वाला मार्जिन जो रहेगा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की, जो यहाँ ये लोग बात कर रहे हैं, वो
कि इनके परफॉर्मेंस यानी कि जो भी परफॉर्मेंस से अच्छा करें बुरा करें, पैसा आए नहीं आए, लेकिन आपका पैसा डूबेगा नहीं, सेफ रहेगा। मुद्दे की चीज ये, ठीक है। इट कम्स क्लोज ऑन फुटस्टेप्स ऑफ इंडियाज कमिटमेंट्स अंडर पंचमित्र, ठीक है, as elucidated by Prime Minister at Conference of Parties COP26 at Glasgow in November 21. देखो, ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी was constituted to validate issuance of sovereign green bonds. सीधी सी बात, मैंने आपको मोटा मोटा जो बताया ये पहला पॉइंट है, बाकी का आपको जानने के लिए इतना जरूरी नहीं है, नहीं तो पढ़ लो समझ आ जाएगा, कोई मुश्किल वाली चीज नहीं समझ आए मुझसे पूछो। The eligible expenditure are limited to government expenditure, ठीक है, that occur within 12 months before the issuance of the bond. सिंपल है ये सारे पॉइंट्स जो है ना आपके बॉन्ड वाली जो है उनसे ज्यादा कुछ अलग नहीं है, ठीक है। ये देखो सीधी सी बात है, ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि द एलिजिबल एक्सपेंडिचर आर लिमिटेड टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दैट ऑकर्स विद इन 12 मंथ्स, एक साल, ठीक है, बिफोर इशुएंस ऑफ द बॉन्ड, ठीक है। ऑल द प्रोसीडिंग्स फॉर द बॉन्ड विल बी एलोकेटेड टू प्रोजेक्ट्स विद इन 24 मंथ्स, यानी 2 साल आफ्टर द इशुएंस, आफ्टर द इशू मतलब देने के बाद, इशू करने के बाद। द फ्रेमवर्क हैज बीन रेटेड मीडियम ग्रीन good governance score by CICERO. The medium green rating is provided to project and solutions that make significant stride towards long term visions but not quite there yet, है ना। ख्वाब बड़े बड़े हैं लेकिन अभी तक वहां तक पहुंचे नहीं है, प्लानिंग बड़ी बड़ी है, पहुंच जाएंगे, इनका अच्छा सोचा हुआ है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस has the right to make any changes in the green bonds framework. The modifications made will be reviewed by Norway based। देखो, हमारी तरफ से हम ग्रीन बॉन्ड्स में क्या ऊपर नीचे करते हैं ये हमारे ऊपर है, ठीक है, लेकिन उसको ये जहां से चालू हुआ है वो नॉर्वे बेस्ड एक CICERO शेड्स ऑफ ग्रीन जो है या कंपनी या फिर एंटिटी है, वो एक बार रिव्यू करेंगे, वो चेक करेंगे और फिर चीजें हो जाएगी। चलो अगला हमारा आज का जो करंट अफेयर है, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसेंटली डेडिकेटेड इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, ठीक है, बहुत सही एक करंट अफेयर है। मुझे ऐसा लगता है कि लगने में इजी है, ये करंट अफेयर बहुत इजी है, लेकिन ये ज्यादा लोगों ने पढ़ा नहीं है इसको। जितने भी मैंने स्टूडेंट्स कम्युनिटी से बात करी, मैं अधिकांश ऐसा करता हूँ, है ना। आप लोग जो देख रहे हो, आप यूट्यूब के सहारे देख रहे हो, ये वीडियो सिर्फ यूट्यूब पे नहीं भी जाता है, ये दूसरी जगहों पर भी जाता है, वहां पर भी कुछ स्टूडेंट्स देखते हैं, कुछ डायरेक्टली भी मैं सामने से पढ़ाता हूँ। तो क्या होता है, हम लोग डिस्कस करते हैं, करंट अफेयर्स को डिस्कस किया जाता है। तो कई बार शुरुआती तौर में तो नहीं आता था आप लोगों को, या फिर जो देखते हैं दूसरी जगहों पर, दूसरे प्लेटफॉर्म पर, लेकिन अब धीरे धीरे करके आई एम वेरी हैप्पी कि कुछ गिने चुने ऐसे हैं जो डिस्कस करने लग जाते हैं, हाँ ये पढ़ा है, ये हमने मैगजीन में देखा था, ये एग्जैक्ट टाइम्स की मैगजीन में हमने पढ़ा था, या फिर ये हमने न्यूज में आर्टिकल में देखा था। लेकिन एक भी व्यक्ति मुझे ये इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर को सही से मुझे डिस्क्राइब करते हुए नहीं मिला। चलो जान लेते हैं क्या है, समझ आ जाएगा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं हूं ही, कहीं आपको समस्या आए तो सबसे पहली चीज, व्हाट इज इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। देखो, मैंने क्यों इसका इतना बोला आपको पता होगा, जहां भी ये शब्द आ जाए मैं नहीं वो करंट अफेयर्स आपके लिए मिस करने दूंगा, मैं हमेशा वो करंट अफेयर लाऊंगा। तो देखो, इंडिया फर्स्ट नेशनल, देखो सीधी सी बात, इसको भी चालू करने से पहले आज की डेट में इंडिया एक ऐसे स्टेज पर है कि वो विदेशी कंपनीज और विदेशों पर रिलाय करना छोड़ रही है धीरे धीरे, है ना। आप धीरे धीरे ये देखोगे कि कई सारी कंपनीज हैं जिन पर हम बहुत रिलाय करते थे, लेकिन आज की डेट में हम वो सब अपने ही यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो वेपन्स हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो कुछ भी हो। आप ये देखते हो कि डॉलर के रेट बढ़ रहे हैं, डॉलर का बहुत ज्यादा रुपए के कंपैरिजन में डॉलर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, उसके कई रीजन है, लेकिन एक रीजन तो मैं आपको यही बता सकता हूँ, डॉलर में ट्रेड करना भी इंडिया कम कर रहा है। जब ट्रेड करना कम करेगा, उसकी वैल्यू
हम चाहते हैं गिरे, तो इनिशियली उसकी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स है, कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स का, आप जरूर पढ़िएगा। चलिए अभी टॉपिक से भटकते नहीं, टॉपिक पे रहते हैं। तो व्हाट इज इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर? डेटा सेंटर तो आपको समझ आ ही रहा होगा। ठीक है, ये इंडिया फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी फॉर लाइफ साइंस डेटा विल एनेबल रिसर्चर्स टू स्टोर, क्या स्टोर करने के लिए? बायोलॉजिकल डेटा from publicly funded research, reducing their dependency on America and European data banks। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला, कई सारे रिसर्चर्स होते हैं, उनका डेटा रहता है, कहाँ स्टोर होगा? क्लाउड, आप देखते होंगे गूगल पे क्लाउड, आपके क्लाउड्स, मोबाइल फोन्स में क्लाउड्स रहते हैं ना। क्लाउड मतलब कि जहाँ पर आपका डेटा स्टोर होता है। आईफोन है आपके पास, आईफोन में आई क्लाउड है। आपके पास एंड्रॉयड है, उसके अंदर गूगल फोटोज, गूगल क्या जो क्लाउड है ना, गूगल क्लाउड। जो फाइल सेक्शन है आपका, आपको क्या लगता है कि आपने फोन में कोई चीज डिलीट करी वो फॉर एवर डिलीट हो गई? ऐसा नहीं होता है। आपको क्या लगता है कि ये आपके ईमेल में, आपके डॉक्यूमेंट्स में जो सेव हो जाती है चीजें, आपके ड्राइव में सेव रहती है, वो कहाँ सेव रहती है? कोई जगह तो होगी ना, एक फिजिकल जगह होती है, वहां सेव होती है। तो वैसे ही जो रिसर्चर्स रहते हैं उनको भी कहीं तो सेव करना होगा, कहीं तो रखना होगा, स्टोर करना होगा। तो अभी तक हम डिपेंडेंट थे अमेरिकन और यूरोपियन डेटा बैंक्स पे, लेकिन वो धीरे धीरे कम करेंगे और हमारा खुद का ये बायोलॉजिकल डेटा सेंटर आ गया है। According to Government of India Biotech Pride Guidelines, IBDC is mandated to archive all life science data in digitized form generated from publicly funded research in India। सिंपल है, ठीक है। और थोड़ा सा बहुत इसको जान लेते हैं। देखो, अब इसका स्टोरेज कैपेसिटी यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, कि ये डिजिटलाइज्ड डेटा सेंटर जो स्टोर करेगा, ये 4 पेटाबाइट करेगा, है ना, स्टोरेज कैपेसिटी। तो 4 पेटाबाइट मतलब 1 पेटाबाइट में होते हैं आपके 10 लाख गीगाबाइट, यानी कि जीबी, 10 लाख जीबी। तो 4 में कितने? लगभग मतलब हुए 40 लाख, है ना, लेकिन ऊपर नीचे भी थोड़ा सा 40 लाख जीबी, है ना, ये इसकी कैपेसिटी है। और उसका नाम क्या है? ब्रह्म। याद रखना क्या है? ब्रह्म। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये नाम। ठीक है, ये लिख लो लिख लो लिख लो। नाउ द बायो बैंक ऑल्सो हैड बैकअप डेटा डिजास्टर रिकवरी साइट एट नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर भुवनेश्वर। मतलब इनका बैकअप डेटा सेंटर भी है कि मान लो किसी कारणवश, है ना, ये आपका डेटा उड़ जाए, खराब हो जाए, करप्ट हो जाए, तो इनका बैकअप रिकवरी साइट है जो कि भुवनेश्वर में है। ठीक है, इट ऑफर्स ओपन एक्सेस, पहली बात, वेरी नाइस, कैन बी यूज्ड बाय अदर रिसर्चर्स एज वेल, पूरी कंट्री में से। ठीक है, एंड कंट्रोल्ड एक्सेस डेटा विल नॉट बी ओपनली शेयर्ड फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, मैकेनिज्म्स ऑफ डेटा सबमिशंस टू द रिसर्चर। ओके, वेरी नाइस, पढ़ लीजिए एक बार। ना इसका ऑब्जेक्टिव तो यूं ही हम सोच सकते हैं क्या है इसका ऑब्जेक्टिव। प्रोवाइड आईटी प्लेटफॉर्म फॉर अचीविंग फॉर ऑफ बायोलॉजिकल डेटा ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया। सीधी सी बात है, बाहर की चीजें हम अब यहीं पर यूज करें। ठीक है, बाहर हम अपना डेटा ना शेयर करें, हमारा यहीं रहे। डेवलप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोड्यूसर्स प्रोसीजर्स फॉर स्टोरिंग एंड शेयरिंग ऑफ लाइफ साइंस डेटा बेस्ड। देखिए ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं, कुछ इसमें समझाने योग्य नहीं है। मूविंग ऑन नाउ, इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग सिस्टम। ये थोड़ा आपको बहुत वो लगेगा, मजा आएगा इसको समझने में। ये देखिए इतना इम्पोर्टेंट डायरेक्ट वे में नहीं है आपकी किसी भी तरीके के लिए प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू में। हाँ, मे बी इस टाइप के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं कि आपको क्या लगता है, क्या हमारी कंट्री में ऐसा करना चाहिए या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए ऐसा करना चाहिए, क्या लगता है क्या नहीं, उस पर आगे ख्यालात पूछे जा सकते हैं। अब एक बार जान लेते हैं। देखो भाई, हम यहाँ पर हमारे प्यारे प्यारे नेबर पाकिस्तान के बारे में बात करने वाले हैं। कितना प्यारा है आपको पता ही है। तो द पाकिस्तान गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट एन इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री फ्रॉम 2027 अंडर द इस्लामिक लॉ। देखो 2027 से इस्लामिक लॉ के तहत ये लोग इंटरेस्ट फ्री मतलब जितना पैसा आप डालोगे उतना ही निकाल लो, आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा, यानी ब्याज फ्री, है ना, उसको बोला जाता है ये आपका इंटरेस्ट फ्री। मतलब आप पैसा डालो, आप 10,000 मान लो डाल दिया बैंक में, आप कितने ही साल उसको रख लो,
5 साल 10 साल 15 साल भी निकालोगे तो वो 10,000 ही रहेगा, है ना। अभी आप अपने सेविंग अकाउंट में डालते हो 7%, 6%, 5%, 8%, फलाने बैंक का फलाना इंटरेस्ट रेट रहता है, तो उसके अनुसार आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है हर साल, सालाना, है ना। तो चाहिए, आगे बढ़ते हैं बिना वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले व्हाट इज इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग सिस्टम। देखो भैया, नाम से पता तो चल रहा है, थोड़ा सा और डेप्थ में चले जाते हैं कि भैया इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट derived from इस्लामिक फॉर्म ऑफ बैंकिंग। यानी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इस्लामिक जैसे जो हमारे मुसलमान भाई बंधु हैं उनके इस्लामिक फॉर्म ऑफ बैंकिंग है। देखिए इस्लाम में कई सारी चीज़ें हराम है ना, जैसे शराब हराम है, डांसिंग, म्यूजिक, और ये सारी चीज़ें हराम है। उनमें से एक है ब्याज यानी इंटरेस्ट। It operates with primitive professionals and ethical standards that excludes Muslims from paying or receiving any kind of interest। ठीक है, exclude Muslims यानी कि ये एक एथिकल वे ऑफ बैंकिंग है जिसमें ये मुसलमान को वही किसी को पे करना या रिसीव करना दोनों में ही इंटरेस्ट ना देना पड़े। नाउ इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग इज अ नैरो कंसेप्ट। नैरो मतलब बहुत ही कम लोगों को, या फिर बहुत कम लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, या फिर बहुत कम लोगों को पता भी है विद इन दिस सिस्टम, है ना। आपने कहीं बहुत मतलब पहली बार ही सुन रहे होगे इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग सिस्टम। बैंक जाता ही इंसान है अपना पैसे को बढ़ाने इंटरेस्ट के लिए, वरना बैंक क्यों जाएगा। सेफ ही रखना हो तो तिजोरी जोरी रख लो, चुपचाप कहीं गड्ढा खोद के रख दो अपनी जमीन अमीन में घर के कहीं नीचे, है ना। तो बैंक जाता है इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। मूविंग ऑन। Now, riba is Islamic term for interest charges on loans. Riba. And according to current interpretation, covers all interest, not just excessive interest. ठीक है, ये सभी इंटरेस्ट की बात हो रही है यहाँ पर। एक्सेसिव इंटरेस्ट नहीं कि आप सोच रहे हो भैया मुसलमानों में या फिर किसी भी धर्म में आपके पास हद से ज्यादा पैसा आ रहा हो, या आपको लग रहा है कि मुझे इतने पैसे की जरूरत नहीं है, एक्सेस आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, इसको मैं बोल देता हूँ बैंक को कि भैया ये एक्सेसिव है, ये मेरे को मत दो, ये इंटरेस्ट मेरे को मत दो। लेकिन ऐसा नहीं, कोई भी तरीके का इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा इसमें। ये है। Now under Islamic law, Muslim is prohibited from paying and accepting interest on a predetermined rate। ठीक है, अंडर इस्लामिक लॉ मुसलमान जो है वो प्रोहिबिटेड है फ्रॉम पेइंग एंड एक्सेप्टिंग इंटरेस्ट। घुमा फिरा के वही एक बात है, पेइंग या रिसीविंग, पेइंग या रिसीविंग, पेइंग या रिसीविंग, पेइंग या रिसीविंग। सीधी सी बात है, ऊपरी पैसा नहीं आना चाहिए, ठीक है। As per Islamic banking, money can only be parked in a bank without interest and cannot be used for speculating, trading, gambling or trading इन प्रोहिबिटेड कमोडिटीज सच एज अल्कोहल और पॉप। सीधी सी बात है, इस्लाम में बैंकिंग के तहत जो पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ बिना इंटरेस्ट के ही बैंक में रखा जा सकता है, और किसी भी तरीके से पैसों का ट्रेडिंग यानी ट्रेड नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। जुआ सट्टा प्रोहिबिटेड एरियाज में, यानी कि जो घोड़े पे लगाना पैसा वगैरह इस टाइप की चीज़ें, या फिर दारू में, अल्कोहल में और पॉर्क, ये सब में हलाल है, इस सब में अलाउड नहीं। नाउ इंस्ट्रूमेंट्स टू जनरेट मनी इन एंड इजरा कॉन्ट्रैक्ट, अ बैंक परचेज द एसेट्स ऑफ बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स। देखिए ये आप पूरा पढ़ सकते हैं, ये आपके एग्जाम से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज यू कैन रीड इट। मूविंग ऑन। नाउ ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि भैया इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग इन इंडिया, ठीक है। तो देखो एक रिपोर्ट आई थी 2008 में, जो राघुराम राजन ने अपनी एक कमेटी लेकर आए थे, विदाउट उन्होंने शरिया कानून या शरिया बैंकिंग का नाम लिए बिना ये पूरा मामला को सजेस्ट किया था। क्यों सजेस्ट किया था? हमारे देश के मुसलमान भाई बंधुओं के लिए कि वो अगर चाहें कि तो इस्लामिक तरीके से अपना बैंकिंग कर सकते हैं। ये एक बैंक के अंदर आप ऑप्शन दे सकते हैं कि कोई इस्लामिक व्यक्ति, कोई मुसलमान व्यक्ति आए और उसको इस तरीके की बैंकिंग चाहिए तो इसे फैसिलिटी देनी चाहिए, ठीक है।
उसको इस्लामिक विंडो टाइप का एक कंसेप्ट भी दिया गया। मूविंग ऑन नाउ, expert committee on Swamitma scheme. Reports of expert committee on Swamitma scheme was released at National Conference on Swamitma scheme and rural planning, which was organized in भोपाल मध्य प्रदेश। अब ये क्या है स्वामित्व स्कीम? ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रमोट अडॉप्शन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ लैंड राइट्स टू इंक्रीज फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस। ठीक है, लैंड राइट से रिलेटेड है। Develop linkage between various departments for informed decisions making related to property tax, assessment and collection. ठीक है, adoption of स्वामित्व data sets by government and private agencies based on a new geospatial guidelines, adoption of REDPIFE यानी कि RADPFI rural area development plan formula implementation guideline of स्वामित्व data for accurate village level planning। ठीक है, लैंड राइट से प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह, यानी कि एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में सारा एक पर्टिकुलर विलेज एरिया जो रहता है, रूरल एरिया रहता है, उसमें प्लानिंग है ना, लोगों को समझाना भी, प्लान करना भी। ठीक है, सब डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग आपको पच्चीसी करने की जरूरत नहीं। देखो, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, समझ आ रही है ना? मैंने क्या बोला वही चीज है। इट इज अ सेंटर सेक्टर स्कीम विच वॉज लॉन्च नेशनली इन ओकेजन ऑफ नेशनल पंचायत राज डे ऑन। ठीक है, 24 अप्रैल को नेशनल पंचायत राज डे के तहत इसको लॉन्च किया गया था सेंटर ने 2021 में। एम्स टू एनेबल द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ रूरल इंडिया बाय प्रोवाइडिंग राइट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स टू एवरी रूरल हाउस होल्ड ओनर इन अ रूरल इनहेबिटेड एरिया, implemented by Ministry of Panchayati Raj, MOPR। सर्वे ऑफ इंडिया इज अ टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी। ठीक है, ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, इसके पॉइंट्स आपको काम में आ सकते हैं। ओके, सो दिस वाज आवर टुडेज करंट अफेयर, क्रिस्प, शॉर्ट एंड क्रिस्प हमने रखा इसको। आपको ये तरीका कैसा लगा? शॉर्ट एंड क्रिस्प। मैंने सारी चीज़ें नहीं पढ़ी, जो इम्पोर्टेंट थी सिर्फ वही पढ़ी, बाकी आपको सिर्फ समझाने पे ध्यान दिया। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। प्रीलिम्स आपकी बहुत नज़दीक है, 28 मई को आपके प्रीलिम्स से। बिना अपना समय वेस्ट करे सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, थोड़ा बहुत ब्रेक लीजिए, फिर पढ़ने बैठिए, मोबाइल और बाकी चीज़ों से दूर रहिए। ये चीज़ें इस वक्त काम नहीं आएगी। आई होप आप इंस्टाग्राम पे रील्स चलाने के बजाय पढ़ाई पर ध्यान ज़रूर दे रहे होंगे। ठीक है, विद दैट सेड, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम एग्जैक्टाइज टीम। कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियोस विद द पर्सन हु रियली नीड्स इट। एंड द लास्ट लाइन जो मैंने बोली, इंस्टाग्राम वगैरह अभी फिलहाल कुछ समय के लिए रोक दीजिए, जरा चलाइएगा, आपके पास बहुत समय आएगा। विद दैट सेड, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड विल सी यू वेरी सून इन नेक्स्ट वीडियो।